Hello everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to complete our series जो कि हम लास्ट 2 वीडियो से हम श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ रहे हैं, जिसका 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक इट। एंड ये हमारा थर्ड पार्ट होगा, दिस इज द थर्ड पार्ट। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो है 11 क्वेश्चन डिस्कस, हम 11 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड ये हमारा 12 क्वेश्चन है, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट अबाउट हर। लाइक इनका स्कोर, मैम का स्कोर जो है 128 था, और ये कॉपी मैम ने जस्ट बिफोर मेंस लिखी थी 2021 का, क्योंकि मेंस डिले हो गया था, तो मेंस 2022 में हुआ था, 21 वाला। तो यू कैन सी कि मैम का मार्क्स और मैम की आंसर राइटिंग सेम रिफ्लेक्ट हुई होगी एक्चुअल मेंस में, ठीक है। तो ये है, और यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें हमें सीखना है। पहली बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, दैट आइडियली यू हैव टू वॉच 1.5x, सेव योर टाइम, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद 2x देन जस्ट डू इट। एंड यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें गैदर करेंगे, जैसे हमारा डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगेगी वो सब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्कस करके उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट एज मच एज यू कैन। लर्न अ नोट, वी विल लर्न अ नोट। लाइक बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, कैसे एक बेसिक मिनिमम नॉलेज से हम एक कंसेप्ट लिख सकते हैं। एंड यू विल सी द सेम थिंग, लाइक यू विल सी इट इन एवरी टॉपिक कॉपीज। लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक ओपन एंडेड या वेग होते हैं, उसमें भी आप अपनी नॉलेज से कैसे आंसर्स लिख सकते हो। सो हेयर वी कैन लर्न अ लॉट। सो यहाँ से हमने ये मेरे लिए था कि सेकेंड ईयर से मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने मैम की कॉपी पढ़ी और मेरे को बहुत एक चीज़ समझ में आई कि GS2 है, दिस इज द कॉपी ऑफ लाइक GS2 पेपर में। तो यू हैव टू कोट एज मच एज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, यू हैव टू कोट इट लॉट। एंड जैसे ATR, सेकेंड ARC एंड कमिटी रिपोर्ट एक्सेट्रा, लाइक बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होती है। स्पेशली अगर बात करें तो हमें यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मेंशन होते हैं, इवन तो कि वो गवर्नेंस का क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी आप आर्टिकल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जस्ट वन सेकेंड। एंड इसको ना गाइस 2 से 3 बार देखो, एज यू कैन जस्ट, जब तक ये इनकलकेट ना हो जाए, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। एंड एक बार देखो, फिर खुद से लिखो, फिर खुद देखो इसको, तो कई कई बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो यस, सो हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। सो आई हैव हाईलाइटेड द थिंग जो कि मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है या हम कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टुडे इज लाइक, reservation have morphed into, one second, let me just see. Yes, question number 2. Reservations have morphed into a populist exercise to deal with an employment crisis, making it political response to resolve an economic issue through the prism of identity. Analyzed in the backdrop of a rising demand for caste census and reservation for locals in private jobs. तो बेसिकली जो ये डिमांड चलती रहती है कास्ट सेंसस की, जो अभी भी चल रही है, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है। सो बेसिक क्वेश्चन यही है कि जो कि रिजर्वेशन जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो उनका आइडिया था कि रिजर्वेशन लाने का, वो आइडिया कहीं ना कहीं अब वो नहीं दिखता है, वो लॉजिक नहीं दिखता है, ठीक है। सो लेट्स सी, द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन हैव ओवरटेकन द सोशोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। सो यू कैन सी कि जो कीवर्ड है कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, फैंसी कीवर्ड्स, ओके। और as seen in the current demand for the reservation on the basis of economic argument rather than as an agent for social change to undo past wrong, बेसिकली वही कि कैसे ये सोशल जो चेंज हुआ, सोशल अंडू हुआ, हिस्टोरिकल जो चेंज रॉन्ग हुई थी, उसको करेक्ट करने की जगह पे ये कैसे इकोनॉमिकली ड्रिवन हो गया है, ठीक है, मोटिव हमारा इकोनॉमिक हो गया है। तो ये हमारा हो गया इंट्रो, ठीक है।
तो यू कैन सी कि ऐसा मैंने देखा है, जो 15 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, उसमें स्लाइटली स्लाइटली लॉन्ग इंट्रो होता है, ठीक है, क्योंकि भाई पेज भी तो आपको भरने हैं ना। टू बी फ्रैंक, आई कैन से कि यू हैव टू फिल द पेजेस, लाइक एट द एंड तक आपको लिखना है। तो यू विल सी कि टॉपर्स जो है कितना गैप खोल खोल के एकदम खुला खुला लिखते हैं, लाइक। तो यू कैन, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। जो कि इससे रिलेटेड है, बाई रिजर्वेशन के बारे में कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया है कि क्या था, हिस्ट्री में क्यों रिजर्वेशन आया था और अभी क्या बन गया है, तो क्या चेंजेस आए। लेट्स सी। अब यहाँ पे दिया गया है कि इनिशियली क्या था, नीट, इनिशियली जो नीट थी रिजर्वेशन की वो क्या थी। तो वो जैसे हमने आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 330 एंड 332, इसमें जो SC ST एंड SC ST के बारे में है कि रिजर्वेशन वगैरह। और तो ये जो प्रोविजन है, देन यहाँ पे दिया गया कि इनिशियली क्या था, इनकैप्सुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट लेड बाय अंबेडकर वाज टू प्रोवाइड एन इक्वल प्लेइंग ग्राउंड या इक्वल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाहते थे। दैट्स वाई ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। टू बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशंस एंड अनटचेबिलिटी। तो बेसिकली यही तो था ना कि जो इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शन में। देन अब ये क्या बन गया, इनिशियल ये जो मोटिव था तो ये था। नाउ वी सी डिमांड, लाइक जैसे जाट्स जाट्स इन हरियाणा एंड पाटीदार्स इन गुजरात, इवन अपर कास्ट ब्राह्मीण, जैसे 10 जो ये रिजल्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ अपर कास्ट को लेके 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो EWS का कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। तो ये है। अब ये मुद्दा बन गया है कि पहले हमारा था कि सोशल जस्टिस देना था हमें, कि सोशल जो बैकवर्ड कास्ट है, अब बट ये इकोनॉमिकली ड्रिवन हो गया, यही बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है। ये PLFS की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बोला, प्रोजेक्ट किया गया था 2018 में कि 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बट वही 2020 में 4.5, और अभी जो रिसेंट आया है वो हमारा 2022-23 का, वो बोलता है कि 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये बोला गया था, ये उस टाइम का एक हाईएस्ट है लास्ट 45 ईयर्स में। यू कैन सी कि ये भी एक रीजन है रिजर्वेशन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, कास्ट बेसिस पे क्यों हो रहा है, ठीक है। दिस फर्दर रिफ्लेक्ट इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट जॉब्स। जैसे हरियाणा में एक चीज़ बोली गई थी कि हम जो है रिजर्व कर देंगे, जो इवन प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन लाएंगे। तो ये हुआ था, हालांकि बाद में ये चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया था ये चीज़ कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Then highlights economic crisis of youth fail to find jobs despite high education cost। ठीक है, सही बात। सबसे मेन मेन कारण तो ये है ना, जॉब नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, ठीक है। देन इनसाइडर आउटसाइडर फिनोमेना, व्हाट इज दिस, लाइक जैसे मराठीज, हाँ, मराठीज अगेंस्ट बिहारीज माइग्रेंट, हाईलाइटिंग रीजनल टेंशन, ठीक है। ये भी देखा जाता है रीजनल टेंशन, कि जो बिहार से लोग काम करने जाते हैं अदर स्टेट में, महाराष्ट्र में, साउथ सदर्न स्टेट में, इवन दो दिल्ली में, हरियाणा में, और तो उनको जो है अ, उनके लिए रीजनल टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशंस हैज बीन फॉरगेटन, ठीक है। ये जो आइडियल है, जो मोटिव था रिजर्वेशन का, वो खत्म हो चुका है। एक्सटेंशन इवन टू प्राइवेट स्पेयर हाईलाइट्स इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट सही बात है। देन अब यहाँ पे हम पॉइंट्स भी देखते जाएंगे, कितने किस सब पार्ट कितने, किस सब पार्ट के लिए कितने पॉइंट्स होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन यही था कि रिजर्वेशन के बारे में था, तो यहाँ पे कैसे वो इकोनॉमिकली ड्रिवन हो चुका है। तो यहाँ पे ये कुछ इनिशियल स्टेज के बारे में बता दिया गया है। एक समझ लो कि ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ये उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ हिस्टोरिकल थिंग और क्या अभी रह गया है ये बता दिया गया है। देन यहाँ पे फर्स्ट चीज यहाँ पे बताई गई है कि कैसे ये रिजर्वेशन ऑफ लोकल्स प्राइवेट जॉब में आ रहा है। यहाँ पे 4 पॉइंट बता दिए गए हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली ड्रिवन कैसे है। देन अब आता है हमारा डिमांड फॉर कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस के बारे में जो डिमांड है वो क्यों है भाई, क्या कारण है। डिमांड बाय ओबीसीज टू हाईलाइट लेस रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड कॉलेजेस, लाइक एज अ मटेरियल बेसिस फॉर डिमांडिंग रिजर्वेशन, ठीक है।
तो ये है एक कारण। दूसरा हमारा टू डिमांड, ये आई कांट, आई डोंट नो ये क्या लिखा गया है, जे है यात्रा कास्ट, आई डोंट नो गाइस, जस्ट चेक इट और लीव इट कि कोई ये कास्ट है, ये तमिलनाडु की ये कोई कास्ट है जिनका रिजर्वेशन का डिमांड आया था। ये तमिलनाडु के से रिलेटेड है, तमिलनाडु साउथ की कोई कास्ट है, ठीक है। सो हाइलाइट्स यस, कवरिंग ऑफ रिजर्वेशंस बेनिफिट बाय सर्टेन सबकास्ट, ठीक है। Then, however, while navigating these issues, one must remember the purpose of reservation, ठीक है। हमने ये बता दिया कास्ट के ऊपर कि कास्ट जो सेंसस का जो डिमांड है उसके क्या कारण है। एंड इधर हमारा ये बता दिया हमने कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि इकोनॉमिकली ड्रिवन, क्यों इकोनॉमिक बेसिस पे ये रिजर्वेशन एंड ऑल, पहले सोशल बेसिस पे था, सोसाइटी सोशल चेंज अब जो है इकोनॉमिकली ड्रिवन हो गया, तो ये बताया गया। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम यहाँ पे बताएंगे हाउएवर वाइल नेविगेटिंग, जो क्या है, जो मतलब जो पर्पस था मेन रिजर्वेशन का वो क्या था। जैसे यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशनल मेजर्स फॉर सर्टेन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ठीक है, बेसिक तो यही था। देन दो अ कास्ट सेंसस में बी रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, अब यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन है, ये पर्पस तो यही था ना, रिप्रेजेंटेशनल मेजर्स लेना, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना ना, जो हिस्टोरिकली जो पिछड़ गई हैं, जो कास्ट जो पिछड़ गई हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना, मोटिव तो यही था, पर्पस तो यही था, बट वो अब कैसे चेंज हो गया। देन अब यहाँ पे कंक्लूजन है हमारा, दो अ कास्ट सेंसस मे बी रिक्वायर्ड फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, ये देखो कि कुछ भी ना ऐसे जो यू कैन से कि जो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं, फायरिंग टॉपिक होते हैं जो कि कास्ट सेंसस पे आप क्या व्यू रखते हैं, तो उसमें एक बैलेंस अगर कंक्लूजन लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि देख, जैसे इसमें तो हम लिख सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एंड इवन दो कि हम ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर जो ऑल स्टेक होल्डर से कमेटी बनाई जाए और फिर प्रॉपर रिपोर्ट लाई जाए, ऐसा कुछ मिडिल पाथ हम चूज करके इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जो यहाँ पे दिखाता है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग सीइंग रिजर्वेशन एज अ पेनेसिया फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। वो पेनेसिया मानते हैं, विल ओनली इन दी इन जेंडर नाउ प्रॉब्लम, वो और बढ़ा सकता है। एंड देन क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स एंड इकोनॉमिक डायनामिज्म मस्ट बी टेकन टुगेदर इन सोशल मेजर्स, ठीक है। तो ये कास्ट सेंसस कहने का सेंस यही, कास्ट सेंसस जो एक पेनेसिया नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, बट जो ये जॉब क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब एंड इकोनॉमिक डायनेमिज्म, ये कहीं ना कहीं इस पे फोकस करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ से गाइस समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट करने जैसा है, बट यहाँ से स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि भाई ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, देन उसके बारे में कुछ और भी हो गया कि हिस्ट्री में क्या था, क्या मीनिंग रहा, क्या पर्पस था रिजर्वेशन का, अब क्या बन गया है, ठीक है। तो देन यहाँ पे इकोनॉमिकली ड्रिवन पे दो तीन पॉइंट बता दिए गए हैं, फिर यहाँ पे हमारा कास्ट सेंसस के बारे में बता दिया गया है, देन यहाँ पे हमारा कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑफ grassroots democracy remains incomplete as administrative decentralization has not accompanied political decentralization. Highlight the critical administrative challenges, ठीक है, faced by local institution and give your views to improve the situation. Basically यहाँ challenge और ये measures, क्या measures होना चाहिए, ठीक है। ये तो लेट्स सी, ये जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो इनकम्प्लीट कैसे है, तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे। द जीवीके राव जो कमेटी थी, उन्होंने क्या बोला था, ऑन इंडियाज लोकल बॉडी कमेंटेड इट टू बी ग्रास विदाउट रूट, ठीक है, इंस्टीड ऑफ अ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक, एक क्रिटिकल व्यू बता दिया गया है, ठीक है। देन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ कि बिगिन
पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हमारा शुरू हो गया था वही 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से, ठीक है, जिसमें कोरिस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं कि 243G एंड 243W जो लिस्टिंग देता है सब्जेक्ट टू बी अंडर द लोकल बॉडीज, ठीक है। देख रहे हो कितना डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल्स, ठीक है। एंड पॉलिटिकल पोजीशंस देता है मेयर सरपंच को एंड म्युनिसिपल काउंसलर को, ठीक है। तो बट क्या हुआ है यहाँ पे, हाउ एवर क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस परसिस्ट। हालांकि पॉलिटिकली जो है लॉ बन गया है, रूल बन गया है, ठीक है, बट अभी अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। कैसे हैं देखते हैं। एब्सेंस ऑफ इनफ फंड डेवोल्यूशन, सही बात है, सबसे बहुत एक ऑब्वियस पॉइंट है जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं जब भी आता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि अ, उनके पास फंड नहीं है, ठीक है। मोस्ट फंड आर टाइड टू स्पेसिफिक स्कीम, स्पेसिफिक स्कीम पे होती हैं, लीडिंग टू टॉप डाउन अप्रोच, लैक ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशंस नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है। एंड दिस इज दीज आर द कीवर्ड्स लाइक टॉप डाउन अप्रोच। अब ये कीवर्ड्स हम बहुत जगह पे यूज करते हैं जब भी हमें क्रिटिकल व्यू लेना होता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव दिखाना होता है या फिर कॉन्स दिखाने होते हैं, तो हम दिखाते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच है, बट वही जो सोल्यूशन देना होता है, वे फॉरवर्ड बताना होता है, तो हम लिखते हैं भाई बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। देन एब्सेंस ऑफ ओन सोर्सेज ऑफ फंडिंग, सही बात है, एब्सेंस है पर इनके पास सोर्सेज ऑफ फंडिंग का कोई जरिया ही नहीं है। इसमें जैसे 14 फाइनेंस कमीशन क्या बोला था कि ओनली 0.15% ऑफ जीडीपी जो ये है प्रॉपर्टी टैक्स से आती है, ठीक है, लेस देन मोस्ट मेजर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे है कि उनका जो सोर्स है फंडिंग का वही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी टैक्स से कितना ही कमा लोगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे है। देन फंक्शंस की बात करें तो नॉट इफेक्टिवली डिवॉल्व, नॉट इफेक्टिवली डिवॉल्व फंक्शन जो है, सही बात है, अच्छे से डिवॉल्व नहीं है। जैसे सेकंड जेआरसी हमारा क्या बोलता है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस आर लोकल ओनली इन फॉर्म नॉट इन कैरेक्टर। सो यू कैन से कि यार ये मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है मैम के कॉपी में कि दैट जैसे आपको कोई पॉइंट्स लिखना है ना, स्मार्टली आप खेल सकते हो, एक टाइप से रिस्क ले सकते हो कि जैसे अ, ये चीज हमें पता है, बट उसको आप कनेक्ट कर दो सेकेंड एआरसी से। अब सेकेंड एआरसी का डॉक्यूमेंट इतना वाइड है, उसने सारे चीजों पे बोल रखा है, हर एक टॉपिक पे। तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन में तो बोल ही रखा होगा कि हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि भाई हमें जो एग्जैक्ट चीजें रटनी नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। बस वहां पे मेंशन कर दो भाई ये सेकंड ईआरसी का ये बोला गया था। तो ये चीज मेरे को लगता है कि जस्ट नोट डाउन, और नोट भी नहीं करने की जरूरत है, जस्ट रिमेम्बर इट कि भाई ये सिंपल सा फ्रेज है, इसको क्या ही नोट करेंगे, बट हम ये लिख सकते हैं, बट ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है भाई। देन मार्क्ड बाई डेलीगेशन एंड नॉट डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, सही बात, डेलीगेशन होता है, डेवोल्यूशन नहीं होता। दिस इज लाइक प्लेइंग विद द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं हर चीज के। सो लेट्स सी नेक्स्ट कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सही बात है। मोर देन 25% पंचायत जो है हमारा, पंचायत सेक्रेटरीज डू नॉट हैव ऑफिस, ऑफिस ही नहीं उनके पास, ठीक है। देन प्रीवेलेंस ऑफ करप्शन, करप्शन भी बहुत है। जैसे इसमें इसमें मनी शाह अय्यर कमेटी थी, उन्होंने ये बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, ये बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लोकल बॉडी नहीं है या फिर पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन है, ठीक है। देन मल्टीप्लिसिटी, ये हम नोट कर सकते हैं, जस्ट नोट डाउन दिस और यूज करो अपने आंसर्स में। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडी, जैसे इसमें आ जाएगा ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस, यही सही बात है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट बता दिया गया है, ठीक है। जो ये था हमारा ये वाला एब्सेंस ऑफ इनफ फंड, ये मतलब क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ही पूछा था, चैलेंजेस में हमने यहाँ पे देखा 5 पॉइंट्स हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेजर्स क्या ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मेजर्स टू इम्प्रूव सिचुएशन, क्या मेजर्स हो सकता है हमारा, आउटकम ओरिएंटेड फंड डेवोल्यूशन होना चाहिए, सही बात है, ये 15 कमीशन कई बार बोल चुका है भाई। डेवोल्यूशन ऑफ फंड बेस्ड ऑन द यस crucial reforms and in crucial reforms in municipalities and gram panchayat,
भाई आउटकम ओरिएंटेड फंड डेवोल्यूशन होना चाहिए। देन ओन जनरेशन ऑफ फंड, अगेन उसको चेंज कर दो, जो हमारा चैलेंजेस है उसको भी वे फॉरवर्ड में चेंज कर दो भाई। जनरेशन, उनके पास ओन सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो क्या हो, जनरेट करो भाई। जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल म्युनिसिपल बॉन्ड इन इंदौर, ये लाया गया था, एग्जाम्पल है ये, देखो गुड एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है कि म्युनिसिपल बॉन्ड इन इंदौर, जिसमें ये बताया गया था इम्पोजिशन ऑफ यूजर चार्ज इस पे लगाया गया था, जिससे उनके पास कुछ फंड जनरेट हो सके। देन इंकरेजिंग कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज करो, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण एट म्युनिसिपल लेवल पे हम ये देख सकते हैं। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है नीति आयोग का है, इससे कुछ कंपटीशन बिल्ड होगा, तो एक दूसरे से वो compete करेंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा जो बोलता है, कंपटीशन की भावना से इंप्रूव होती है चीजें। देन डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस लाइक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। जैसे ये है एक द पद्मश्री अवॉर्डी, पद्मश्री अवॉर्डी हैं ये पोपट राव पवार, ठीक है। पद्मश्री अवॉर्डी पोपट राव पवार का एग्जाम्पल लिखा गया है कि एज सरपंच ऑफ, अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से बाजार का, किसी जगह का नाम है, ठीक है। विच हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस मॉडल इन द आइडिया ऑफ पावर ऑफ द पावर ऑफ ट्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लिखा गया है। सो जस्ट कलेक्ट सच एग्जाम्पल्स। पद्मश्री जो अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, जस्ट टू सी, जब भी टाइम मिले तो खाली टाइम पे यूट्यूब स्क्रॉल करने से या फिर शॉर्ट्स या रील्स स्क्रॉल करने की जगह आप betterindia.com, जैसे एक दो साइट्स हैं जो मैं यहाँ पे जो मेरे को लगती है हेल्पफुल हो सकती है। एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है बेटर इंडिया। बेटर इंडिया पे इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जो कि आप यूज करो डायरेक्टली अपने आंसर्स में, ठीक है। तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस। एंड ऑल्सो आप टॉपर्स कॉपीज से यहाँ से नोट करो बेटर इंडिया को देखो। एंड न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे दो चीज पूछा था, चैलेंजेस क्या है और उसका मेजर्स क्या ले सकते हैं। तो बट बिफोर डिवलिंग इनटू द चैलेंजेस एंड मेजर्स यू हैव टू टेल अबाउट दी, लाइक क्या है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे जैसे कैसे मेजर्स, क्या बॉडी है, क्या स्ट्रक्चर है, फिर हम बताएंगे ना चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये 10 मार्क का क्वेश्चन होता है तो 2 ही पेज होते हैं हमारे पास, तो हम बस ये लिख के और जस्ट यहाँ से हम चैलेंजेस लिख के और नेक्स्ट पेज पे हमारा यहाँ से मेजर्स हो जाता है, बिकॉज 2 ही पेज है। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू लर्न, यही हमें सीखना है कि कैसे किसी आंसर्स को, जब 15 मार्क का हो या 10 मार्क का हो, तो कैसे लिखा जा सकता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज अप्रोच डिफरेंट होती है दोनों की। जब कम स्पेस है तो हम बस जो कुछ है वही बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जस्ट नोट डाउन दिस। आई थिंक यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यू कैन जस्ट नोट डाउन। यहाँ पे जो लेट मी जस्ट सी, ये जो कमेटी है इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सेकेंड ARC, ठीक है। ये ग्रास विदाउट रूट, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं दैट वी हैव टू यूज। ग्रास विदाउट रूट जैसे कीवर्ड्स नोट नहीं करना है तो नोट ना करो, लेकिन जो है इसको यूज करते रहो अपने आंसर्स, जस्ट टू यूज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फॉर डू यू एग्री दैट कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर falls short in striking a balance between judicial independence and other democratic principles. In this record, in this context, suggestion बोला है यहाँ पे, some practical solution to for making the collegium system more transparent, ठीक है। सो हाउ फार डू यू एग्री, ये पूछा है, collegium system of judicial appointment and transfer fall short in striking balance between judicial independence and democratic principles। तो पहले हमें ये एक चीज एड्रेस करनी है, दूसरा हमें सजेशंस या सॉल्यूशंस बताना है, ठीक है। लेट्स सी, द कोलिजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज एन इन्वेंशन ऑफ द इंडियन जुडिशरी was formulated in the 4 judges cases, सही बात है, is highlighted in as a expression of judicial independence। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। देन यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताया गया है कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया, क्योंकि ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। जस्ट सी द जस्ट ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, कि कैसे स्ट्रक्चर होता है भाई। जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई आपको 3 पेजेस लिखने हैं, ठीक है।
तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये 10 मार्क का होता है तो हमें ये ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, जस्ट हम अ, अपने जो पूछा गया उस पे आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे दिया गया कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस मींस इसका क्या मतलब था, कॉन्करेंस था। ये सेकंड जज केस में बताया गया था भाई जो कंसल्टेशन लेता है ना, जो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस से लेता है ना प्रेसिडेंट, वो बस कंकरेंस। ठीक है, then judges not based on executive preferences and then can lead to highly critical judgment of government, जैसे 2G केस वगैरह हुआ था, स्कैम केस वगैरह। then however other principles may face a challenge। चैलेंज क्या ऐसे होता है हमारा, जैसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सही बात है, ड्यू टू नो पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, सही बात है। चेक्स एंड बैलेंस वाला ही इशू आता है, चैलेंज तो मेन तो यही है ना कॉलेजियम सिस्टम के साथ भाई, कोई पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट होती ही नहीं है। जो उन्होंने भेज दिया उसको ही आप अपॉइंट करोगे ही करोगे, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अपॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस, वही सेपरेशन ऑफ पावर का जो मेन आइडिया है वही कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड जुडिशियल अकाउंटेंसी, सही बात है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सिंपल पॉइंट, एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, देन इधर दीज देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स विद द कॉलेजियम सिस्टम, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। चैलेंज हमारा ये है, अब देन हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ ओपेसिटी। ठीक है, डिस्कशंस ऑफ कॉलेजियम नॉट मेड पब्लिक, सही बात है, पब्लिक नहीं होता है भाई। देन लीड टू परपेट्रेटर ऑफ सर्टेन इलीट फैमिली, सही बात। देन जैसे इसमें बी आर अम्बेडकर ने बोला था, रिफर्ड इट एज अ इम्पीरियम विद इन इम्पीरियो, इसका क्या मतलब होता है, मेरे को भी नहीं पता था ये, जस्ट मैंने सर्च किया तो उसमें बताया कि गवर्नेंस या गवर्नेंस विद इन गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट, गवर्नेंस विद इन गवर्नमेंट, कि किसी चीज में जैसे कोई फेनोमेना है उसी के अंदर वही फेनोमेना है, ये इसका ये मतलब। सो यू कैन यूज इट इसको। देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लाइक जैसे एक 34 जज में से एक जो है और 1100 में से 80 जो है वो विमेन है, तो यू कैन सी कि कितना स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। सो लीडिंग टू दी रिप्रेसिव जजमेंट, इससे जो है जजमेंट भी प्रभावित होता है। लेकिन जैसे इसमें डाउरी वगैरह, प्रोविजंस ऑफ फैमिली एटसेट्रा, ये हो गया। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं प्रॉब्लम में एंड चैलेंजेस, ये भी टू सम एक्सटेंट चैलेंज और प्रॉब्लम एक ही उसमें है, इसमें भी 3 पॉइंट, 6 पॉइंट्स हो गए। और हमारा यहाँ पे पॉसिबल सोल्यूशन क्या बोल सकते हैं, बैलेंस टू बी सॉट बिटवीन NJAC proposed by parliament and MOA, ये prepared by judiciary to introduce transparency and evidence based promotions। ठीक है, देन यहाँ पे पॉसिबल फॉर्मुलेशन ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, ये ड्राफ्ट है, विद इन with 3-tier grievance redressal and transparency mechanism for judicial and greater judicial accountability। ठीक है, देन इधर आ जाएगा हमारा मेकिंग डिस्कशन ऑफ कोलिजियम प्रॉब्लम, सॉरी मेकिंग डिस्कशन ऑफ कोलिजियम पब्लिक करो भाई, डिस्कशन जो चल रहा है कोलिजियम का उसको पब्लिक करो, फॉर ग्रेटर पब्लिक स्क्रूटनी हो सके जिससे। देन रीस्टेटमेंट ऑफ एथिक्स इन जुडिशरी, सो ये देखो एथिक्स वाला एंगल भी आ गया, लाइफ 1999 जैसे शुड बी implemented in spirit by all judges to ensure accountability and transparency। The judiciary should thus, ये हमारा conclusion हो गया, the judiciary should thus hold itself to same standard that it wishes to improve upon others। That okay, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी गई, the judiciary should thus hold itself to same standard that it wishes to impose upon others। ठीक है,
ये हमारा कंक्लूजन है। तो हमारा कंक्लूजन हो गया और देन बॉडी हो गया, स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो यू कैन सी कि हर एक आंसर्स में मैम के हर एक आंसर में जो है लास्ट में कंक्लूजन जरूर होता है। तो ये कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम हर एक टॉपर्स की कॉपी में देखते हैं। इवन तो 2 लाइन का भी आप देख रहे हो लेकिन आप लिख रहे हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट आर्ग्यू। आई होप गाइज यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि कुछ रिमेम्बर कैसे करने जैसा है। ये मेरे को अच्छा लगा, ये कीवर्ड आप नोट कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। एंड और हमें तो पता ही होता है चैलेंजेस और ये सब हम पढ़ते ही हैं, हमारे नोट्स में होता ही है। सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉलर्स एक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट मिसयूज ऑफ ड्रैकोनियन उपा जो है यूएपीए एक्ट है जो टू कर्व एवरी डिसेंटिंग वॉइस कैन आई डोंट थिंक ये क्या लिखा है डेमोक्रेसी इन पेरिल। What sections of UAPA make it threat to democratic right? Critically analyze the issue related to UAPA while evaluating the requirement for such stringent law. So let's see the recent granting of bail in आसिफ ताना केस along with ये कुछ नाम लिखा है, इनका कुछ केस चल रहा होगा उस टाइम पे, has put the limelight of UAPA as a measure of the government to target dissenting voice। इसका क्या मतलब है कि जैसे अब इंट्रोडक्शन में देखो, इंट्रोडक्शन हमारा कई टाइप का होता है। जैसे इंट्रो में 2-3 तरीके से इंट्रो लिखे जा सकते हैं। एक तो हमारा जो है जैसे GS2 की बात करते हैं तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उससे स्टार्ट किया जा सकता है। दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा कुछ कमेटी ने कुछ बोला है, किसी ने किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने उसके बारे में कुछ बोला है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकली ड्रिवन। देन इधर हम बोल सकते हैं कि रिसेंट एग्जाम्पल बेस्ड, रिसेंट में जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं उसके उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी बेसिस पे है। रिसेंट इशू था तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट बता के इंट्रोडक्शन लिखा गया है। देन इट्स अ हैवी एंड frequent use and very low conviction rate often gives credence to the claim, evidence to the claim, threatening rights like जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 का, एंड जो आइडियल्स है लिबर्टी का जो प्रेम्बल में दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं ये जो राइट है वो हैम्पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शंस ऑफ यूएपीए थ्रेटनिंग डेमोक्रेटिक राइट इंक्लूड, जैसे क्या क्या है, इंक्लूड प्रिजम्पशंस अगेंस्ट बेल, द मेयर प्रेजेंस ऑफ लिटरेचर और मटेरियल as anti-national to be a crime, the mere membership of an organization to be against the law irrespective of commission of any illegal act, ठीक है। बेसिकली हमें ये बताएगा कि कैसे जो इसका जो सेक्शंस है वो अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक थिंग को बढ़ावा देता है। जैसे इसमें कि भाई लिटरेचर में लिटरेचर में कोई मटेरियल प्रेजेंस है उससे ही आप उसे बता सकते हो कि नहीं नहीं ये एंटी नेशनलिस्ट है, या फिर ऐसे आने लगते हैं एंटी नेशनल आर्गुमेंट देने लगते हैं। तो ये है। देन 10 अ पर्सन इज गिल्टी अनलेस प्रूवन अदरवाइज रादर देन वाइस वर्सा। इशू क्या है यूएपीए के साथ? वाइड स्प्रेड यूज इन रिसेंट टाइम, बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड टू टारगेट प्रोटेस्टर्स विद एन without any background of terrorist activities। सो प्रोटेस्टर को टारगेट किया जा रहा है और कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटी का, तो भी मतलब टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देन नॉन बिगनिंग ऑफ ट्रायल फॉर लॉन्ग पीरियड, द प्रोसेस इटसेल्फ बिकमिंग द पनिशमेंट। सही बात है, प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया है, ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाता है। यूजिंग द टेररिस्ट एक्ट यूजिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट इन केसेस वेयर नॉर्मल सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सही बात है, आईपीसी कैन सफाइस, जहाँ पे आईपीसी के नॉर्मल सेक्शन ही काम कर जाएंगे बट वहाँ पे आप टेररिस्ट एक्ट यूज कर रहे हो, सो ये तो मतलब गलत है ना। देन एलिगेशंस ऑफ साइबर अटैक्स एंड
planting of material, ठीक है, wide ranging and vague provision of UAPA, making it virtually impossible to get bail despite having evidence, सही बात है. Then yet need for preventive anti-terrorist legislation remains, सही बात है, इसकी जरूरत है हमें. ग्रोइंग थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जैसे इंक्रीजिंग केसेस ऑफ टेररिज्म एंड, अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज बताया गया है कि भाई यूएपीए या टेररिस्ट कोई जो है लेजिस्लेशन क्यों होता है, क्या क्यों जरूरी है, तो उसके उसके पक्ष में बताया गया यहाँ पे कि इंक्रीजिंग केसेस ऑफ टेररिज्म एंड ब्रॉडर इन्फिल्ट्रेशन इन कश्मीर, ये कारण है, सही बात है. ग्रोथ ऑफ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ माओइस्ट ग्राउंड, सही बात है, माओइस्ट ग्रुप जो है. दे नीड टू प्रिवेंट अटैक्स इन प्रेजेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, अटैक होने से हम बचा सकते हैं. तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव 2 पॉइंट्स बता दिए गए हैं. उसके अलावा ये चैलेंजेस हैं. अब यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन है. येट हाउ एंड व्हेन दिस एक्ट इज यूज्ड मस्ट बी रेगुलेटेड विथ क्लियर एंड डायरेक्ट प्रोविजन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अब्यूज फॉर पॉलिटिकल एंड्स इन इंटरेस्ट ऑफ फ्री डेमोक्रेसी. अब ये देखो, ये ऐसा एक कंक्लूजन है ना जो आई थिंक यूनिवर्सल है. कैसे? आई विल टेल यू. लाइक जैसे देखो, अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो भी कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है, तो हम उसको, हमें बैलेंस में ले जाना है, तो हम यही दिखा सकते हैं. कोई एक्ट है, कोई लॉ है, तो हम उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाउ एंड व्हेन दिस एक्ट और लॉ और द प्रोविजन इज यूज्ड मस्ट बी रेगुलेटेड, सही बात है, कि उसको कैसे यूज करना है ये रेगुलेट किया जाना चाहिए. क्लियर एंड डायरेक्ट, ये चीज तो हम हर जगह पे यूज कर लेंगे. क्लियर एंड डायरेक्ट प्रोविजन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो some way you can use it, you can write like this, not just use it बोलते बोलते आदत पड़ गई, ठीक है. तो मतलब जस्ट टू थिंक लाइक, धीरे धीरे सीखना है ये हमें कि कैसे हम बैलेंस वे में लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप गाइस यहाँ से हमें इस वाले क्वेश्चन में ये समझ में आएगा. आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें कुछ नोट करने जैसा है, ठीक है. बेसिक चीजें हैं, बस स्ट्रक्चर्स देखो यहाँ पे कि ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया. देन उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है. देन उसके बारे में हमने यहाँ पे इशू क्या है, ओपा के साथ हमारा यूएपीए के साथ इशू क्या है वो बता दिया गया है. 5 पॉइंट्स इशू बता दिए गए हैं और 3-4 पॉइंट हमारे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दिया गया, जिनका कंक्लूजन बता दिया गया, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. तो दिस इज सेट फॉर टुडे गाइज. लाइक इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे और हम खत्म कर लेंगे. एक पार्ट और लगेगा इसमें. सो हाँ, so guys, I hope you liked it. So see you next time. Thank you.